हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नाडा बेट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लास्ट हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था टोंगा कंट्री को लेकर के। तो टोंगा कंट्री जो है वो पैसिफिक ओशन के सर्दर्न पार्ट में एक आइलैंड कंट्री के रूप में लोकेटेड है। और ये जो टोंगा कंट्री है, यहाँ पर लास्ट ईयर वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं। ये रेगुलर न्यूज़ में बने रहते हैं क्योंकि जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आइस मेल्टिंग प्रोसीजर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि सी लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो स्मॉल आइलैंड कंट्री, इनको ये फियर है कि टाइम के साथ में जैसे जैसे सी लेवल इंक्रीज होगा, ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्री है इनको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फेस करना होगा। तो जब भी क्लाइमेट चेंज की बात आती है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज इशू सामने आता है, तो ये कंट्री जो है वो अपना स्पेसिफिक पॉइंट जो है वो सामने रखते हैं और इस बात पे फोकस करते हैं कि जो लार्ज कंट्रीज हैं वो अपने लेवल पर एमिशन कम करें ताकि इन कंट्रीज को इशू जो है वो कम फेस करना पड़े। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे साउथ पेज पर। और यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है कि इंडिया के पास में प्रेजेंट टाइम में G20 जो ग्रुप है उसकी प्रेसिडेंटशिप है। और G20 ग्रुप की इंडिया ने जो थीम है वो क्या रखी है, वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हमारा ऑब्जेक्टिव या फिर हमारा टारगेट ये है कि G20 ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप के टाइम में इंडिया जो है वो इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव पॉइंट के ऊपर जो है वो काम करे। मतलब जो भी हम रिजल्ट लेकर के आए, जो भी हमारे डिसीजन रहे हैं, वो इस तरीके से रहे कि हम सभी को इंक्लूड करके जो है वो रिजल्ट को सामने रखें। तो यहाँ पर एक ऐड दे रखा है कि उत्तराखंड में अभी कुछ मीटिंग होगी, किसकी, G20 ग्रुप की, अलग अलग लेवल पर जो डेलीगेट्स आएंगे उनको लेकर के। तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो सीएम हैं उन्होंने एक तरीके से वेलकम किया है G20 डेलीगेट्स का देवभूमि उत्तराखंड पर। अभी क्या होने वाला है, 28 to 30 मार्च जो है वो चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल की फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर होगी नैनीताल में। इसके अलावा मई में जो है वो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की सेकंड मीटिंग होगी। आप सभी को ध्यान होगा कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग है वो हुई थी मार्च के स्टार्टिंग में गुरुग्राम में। ओके, और यहाँ पर एक मीटिंग और होगी जून 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप को लेकर के। तो देखो यहाँ पर ये जो मीटिंग होने वाली है ना, चीफ साइंस एडवाइजर, तो यहाँ पर साइंस के सेक्टर में जो G20 ग्रुप के जो मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही साथ में जो भी इनवाइटीज कंट्रीज हैं उनके डेलीगेट्स, इन सब के साथ में जो है डिस्कशन किया जाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा कि जो भी हमारी सिटीज हैं उनको हम किस तरीके से अच्छे से डेवलप कर पाए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, मतलब ये जो मीटिंग होने वाली है मई 2023 में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप को लेकर के, तो इसको लेकर के हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो है वो किस तरीके से इसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अभी ये प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2010 में जब मीटिंग चल रही होगी G20 ग्रुप की, तो उस टाइम में टोरंटो समिट के टाइम में जो है ये जो अभी हमने डिस्कस किया ना, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो है वो टोरंटो समिट में इसका मेन जो एक फाउंडेशन है वो रखा गया था। मेन टारगेट ये है इस एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप का कि G20 ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिल करके एंटी करप्शन जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको हम लेकर के काम करें। अभी इस G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग हुई कहाँ पर, गुरुग्राम में।
अभी मार्च के स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर इंडिया ने जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि जो भी करप्शन को लेकर के जो भी इशू है उनको हम बाइलेटरल लेवल पर सोल्व ना करके मल्टीलेटरल लेवल पर सोल्व करने की कोशिश करें, और इसकी वजह से जो इशू है उसको और अच्छे से जो है वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ये जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप जो है वो G20 ग्रुप का, ये इसके अलावा मतलब अपने लेवल पर तो काम करता है, इसके अलावा जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, OECD ग्रुप, UNODC ग्रुप, IMF, FATF, इन सब के साथ में मिलकर के जो है वो काम करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए एडिटोरियल पेज पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कुछ डाटा दे रखे हैं। हमने ये देखा कि यूके की जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला कि जो इलीगल तरीके से यूके में एंटर कर रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो हम अच्छे से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पर जो है इसको नकारा भी गया, इसका विरोध भी हुआ, अपोज भी किया गया कि अगर कंट्रीज, जैसे हमने देखा कि यूएस जो है उन्होंने भी क्या कोशिश की थी कि मैक्सिको साइड से जो है जो भी इलीगल एंट्री वहाँ पर देखने को मिलती थी, तो उन्होंने बोला था कि वॉल जो है वो हम बना देंगे ताकि यूएस में जो इलीगल एंट्री जो है वो बॉर्डर एरिया से जो होती है वो बिल्कुल ना होने को देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या होता है यूके में भी, तो देखो अपोज क्यों किया गया कि बहुत सारे कंट्रीज, स्पेसिफिक अगर हम बात करें जैसे वेस्ट एशिया में जो कंट्री है, सीरिया, इराक, ईरान और अफगानिस्तान में तालिबान ने जब से कैप्चर किया है तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वहाँ से निकल करके अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो बोले अगर इस तरीके से आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप बोल रहे हो कि हम नहीं एंट्री करने देंगे, क्यों? क्योंकि जो कंट्री है जहाँ पर एंट्री होती है तो उनका ये मानना होता है कि जॉब क्रिएशन में इन सब के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन जो है उनका क्रिएट होता है। लेकिन आप बोल रहे हो कि उनको हम एंट्री नहीं लेने देंगे, लेकिन वो एक तरीके से रिफ्यूजीज जो एक मेजर इशू है प्रेजेंट टाइम में, उसको आप एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मतलब जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं यूके को लेकर के, और यूके ने इस बात के ऊपर फोकस किया है कि भाई हम भी एंट्री नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर एक अल्बानिया कंट्री है यूरोप में ही, उस कंट्री से जो है वो यूके में बहुत सारे यूथ जो है वो एंट्री कर रहे हैं। अब किस तरीके से एंट्री करते हैं? लैंड एरिया का यूज़ करते हुए, उसके बाद में इंग्लिश चैनल जो है उसको पार करते हुए। तो यहाँ पर इलीगल तरीके से छोटी छोटी स्मॉल बोट्स चलती हैं और इन स्मॉल बोट्स के थ्रू जो है यूके में इनकी एंट्री करवाई जाती है। बहुत सारे इशू भी क्रिएट होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर हम डाटा की अगर हम बात करें तो 2018 में जो है वो स्मॉल बोट्स के थ्रू 300 पीपल जो है वो ब्रिटेन में एंट्री करते थे, लेकिन 2022 में अगर हम बात करें तो 45,000 जो पीपल हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मतलब आप देखिए कितनी संख्या जो है वो बढ़ गई है। बेसिक रीजन क्या है? जैसे कि यहाँ पर अल्बानिया का एग्जाम्पल दे रखा है, तो अल्बानिया में यूथ को लगता है कि इकोनॉमी जो है वो इतने अच्छे लेवल पर नहीं है, जॉब क्रिएशन, जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो जो है एक वेल सेटल कंट्री में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं ताकि वहाँ पर इजीली जो है वो सर्वाइव कर पाएँ और अपनी जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अल्बानिया कहाँ पर लोकेटेड है और इसके अलावा यूके में जो है वो एंट्री किस तरीके से देखने को मिलती है। तो ये यूरोप कंट्री और यहाँ पर है अल्बानिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो रीजन है ना, ये जो सी रीजन है इसको बोलते हैं एड्रियाटिक सी। ओके, और ये यहाँ पर जो है ये है आयोनियन सी, देखो इयोनियन सी। और ये एड्रियाटिक सी और इयोनियन सी जो है इनके बीच में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटिया है, स्टेट ऑफ ओट्रेंटिया है। तो ये है अल्बानिया कंट्री, यहाँ से लोग निकल करके जा रहे हैं यूके में। तो लैंड रूट का यूज़ करते हुए इस तरीके से, और ये है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक ओशन की ही एक आर्म है और यहाँ पर नॉर्थ सी से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू। और स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो कहाँ है? फ्रांस के बीच में और यूके के बीच में। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये इंग्लिश चैनल, यहाँ पर स्मॉल बोट्स के थ्रू जो है मतलब इलीगल प्रोसीजर चल रहा है, लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पर मेडिटेरियन सी के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे कि हमने देखा इयोनियन सी, एड्रियाटिक सी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और बहुत बार क्वेश्चन पता है कैसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली लोकेशन बेस्ड नहीं पूछा जाता। जैसे आपको दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे आपको एड्रियाटिक सी, फिर आपको बोल देंगे कि भाई एड्रियाटिक सी के साथ में कौन कौन से कंट्रीज अपनी बॉर्डर बनाते हैं, कंट्रीज के नेम दे देंगे। जैसे 5 कंट्रीज के नेम आपको यहाँ पर दे दिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई इन 5 कंट्रीज में सारे के सारे बनाते हैं या एक भी नहीं बना, एक बनाता है या फिर कितने बनाते हैं। तो क्लियरली जब भी कोई वाटर बॉडी, जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर है ब्लैक सी और ये है सी ऑफ मरमरा, ये है अजोब सी। और ब्लैक सी जो है वो रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। सी ऑफ अजोब भी न्यूज़ में है। यहाँ पर जो स्टेट है, स्टेट ऑफ कर्च, वो भी। तो ये सारी बातें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। जो भी वाटर बॉडीज न्यूज़ में रहती है उसके बारे में आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। और मेडिटेरियन सी जो है वो तो यूपीएससी का फेवरेट है, आप सभी को पता होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेडिटेरियन सी को क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, राइटर हैं मेनका गांधी। और आप सभी को पता है कि मेनका गांधी जो है वो एनिमल वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छे से काम करती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में स्ट्रीट डॉग को लेकर के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इशू इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि स्ट्रीट डॉग ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है उसको हमें बेसिक से समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने स्टार्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि डॉग के साथ में रिलेशन हमारे अब बनने लगे हैं। 25,000 ईयर पहले से ह्यूमन और डॉग जो है वो साथ साथ रहते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। डॉग ने हमें हमेशा से प्रोटेक्ट किया है, हमारे लिए जो है वो एक लाइफ सेवियर का रोल जो है उन्होंने प्ले किया है। क्योंकि जब इंसान ह्यूमन जो है उसकी जर्नी जब स्टार्ट हो रही थी, मतलब हिस्ट्री का स्टार्टिंग का पॉइंट जब उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए रखना था, तो उन्होंने डॉग को जो है वो पालना स्टार्ट किया था, रियर करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है कि ये जो ह्यूमन और स्ट्रीट डॉग का जो कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस देखने को मिले, हैदराबाद में केस देखने को मिला कि छोटे बच्चों को जो है, स्मॉल चिल्ड्रन जो है, वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, उनको जो स्ट्रीट डॉग है उन्होंने बाइट कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बच्चों की जो है इसमें डेथ भी देखने को मिली है। तो राइटर ने यहाँ पर बताया है कि जैसे हैदराबाद का इशू के बारे में उन्होंने बोला है कि जब वो बच्चे के साथ में उनको बाइट किया डॉग ने, तो जब इशू को पता किया तो इसका बेसिक रीजन ये देखने को मिला कि वो जो बच्चा है वो उन स्ट्रीट डॉग्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। तो इसकी वजह से मतलब कन्फ्लिक्ट जो है वो इसलिए बढ़ रहा है कि उस जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया ह्यूमन की तरफ से स्ट्रीट डॉग को लेकर के, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो अटैक करते हैं। एक तो बेसिक रीजन ये है कि प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा बेसिक रीजन ये है कि उनको फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है कि एक तो इस बात के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, दूसरा उन्होंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बात की है कि अगर जो इंटरनेशनल लेवल, जैसे 2001 में एबीसी रूल, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं वो बनाए गए, तो इनका हमने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। मतलब टाइम टू टाइम जो है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जो कोशिश होनी चाहिए वो हमने नहीं की। लेकिन राइटर जो है उनका ये भी बोलना है कि अगर आप पॉपुलेशन को एक रेगुलेटेड वे में अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो इसकी वजह से और स्पीसीज जो है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जैसे कि रैट्स, माइस, मंगूस, कॉकरोचेज। 1665 में लंदन में जो प्लेग हुआ उसका बेसिक रीजन क्या रहा कि लगभग 2.5 लाख डॉग्स एंड कैट को वहाँ पर मार दिया गया, और इसकी वजह से माइस पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और इसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन जो है वो वाइप्ड आउट हो गई, जिसको ब्लैक डेथ पेंडेमिक के नाम से जानते हैं। सेम इशू जो है वो सूरत में देखने को मिला, वहाँ पर भी जो भी स्ट्रीट डॉग है उनको ख़त्म किया जा रहा था, जिसकी वजह से प्लेग मतलब माइस की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और प्लेग की इशू क्रिएट हुई। तो हमें जो भी पॉपुलेशन है उनको एक रेगुलेटेड फॉर्म में जो है वो कंट्रोल करना है, ताकि जो इशू है उसको भी व्यू किया जा सके। राइटर ने यहाँ पर सजेशन दिया है कि अभी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारा जो डॉग का
जो रियरिंग का कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कुत्ता पाल रहे हैं, आपने देखा भी होगा। ओके, तो यहाँ पर जो डॉग रियरिंग किया जा रहा है इसमें फॉरेन ब्रीड्स जो हैं उनको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से पाला जा रहा है। वैसे इंडिया ने इस चीज़ को लेकर के बात भी बोली है कि जो पेट सोप रूल्स हैं, मतलब इंडिया ने इस बात को लेकर के बोला है कि जो पेडिग्री डॉग जो हैं उनको हम नहीं पाल सकते इंडिया में, लेकिन फिर भी बहुत सारे इसको लेकर के इशू देखने को मिल रहे हैं। तो कोशिश क्या करनी है, कोशिश ये करनी है हमें कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ना उनको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। दूसरा क्या है कि राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि जो भी हमारे स्ट्रीट डॉग हैं, लोगों को डॉग रेयर करने की जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करें, जो फॉरेन ब्रीड है उनको हम ना पालें, बल्कि जो हमारे नेटिव ब्रीड है, जो हमारे स्ट्रीट डॉग है उनको हम पालना स्टार्ट करें। क्योंकि एक तो जो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो एक कम्युनिटी डॉग जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक तो सोशलाइज होते हैं। ओके, और साथ ही साथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो बिलीफ फेथ जो है वो जल्दी डेवलप होता है। साथ ही साथ में और भी अगर हम बात करें तो इनकी जो भी फॉरेन ब्रीड्स इंडिया में पाली जाती हैं उनमें देखने को मिलता है कि डेथ रेट जो है उनकी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये जो नेटिव ब्रीड है इनको अगर हम पालते हैं तो इनकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी वजह से मतलब जो एक कोलेब्रेशन का कल्चर जो है वो इशू, वो कल्चर जो है वो डेवलप हो सकता है। और यहाँ पर राइटर ने स्पेसिफिक बोला है कि अगर 100 पीपल में से एक पर्सन जो है वो भी अगर स्ट्रीट डॉग को पालने लग जाए तो ये जो कन्फ्लिक्ट है स्ट्रीट डॉग और ह्यूमन का, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये इशू जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। स्ट्रीट डॉग जो है वो गलियों में घूमते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, उनका उनमें फियरिंग का जो इशू है वो ना क्रिएट हो। और वो कैसे क्रिएट नहीं होगा, उनको हम पालें, उनको हम फूड प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से इशू जो है वो कम देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो कर्नाटका में रिजर्वेशन को लेकर के जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, क्या इशू हुआ है, वहाँ की कैबिनेट ने बोला है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी में जो क्राइटेरिया दिया होता है, रिजर्वेशन दिया होता है, उसको रिमूव किया जाएगा। और दो वहाँ की जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको यहाँ पर जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब पहले उनको जो रिजर्वेशन दिया गया था उसमें और ज़्यादा हाइक देखने को मिलेगा। इसके अलावा एससी रिजर्वेशन जो है उसमें भी चेंज करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंटरनल रिजर्वेशन एससी में जो है उसको लेकर के एजे सदाशिव कमीशन ने 2012 में रिपोर्ट दी थी कि एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% से ज़्यादा ना हो। लेकिन अब जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, इंटरनल जो चेंजेस किए जा रहे हैं इसकी वजह से 17% तक हाई जो है वो रिजर्वेशन कोटा में देखने को मिल सकता है। तो इसकी वजह से जो कम्युनिटी है उनमें काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो, केरला की एक कपल जो है, मुस्लिम कपल, उन्होंने पिटीशन डाली है, और ये पिटीशन डाली है कि उनकी जो मैरिज है उसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर जो है वो रजिस्टर किया जाए, ताकि सेक्युलर एक्ट के अंडर जो है वो उनकी जो भी इनहेरिटेंस के मैटर हैं वो क्या हो सके, कवर हो सके। क्योंकि उनका जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ जो है वो ये बात बोलता है, इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई पेरेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में बांटते हैं, तो अगर उनके बेटा बेटी हैं तो मान लो बेटे को उन्होंने 100 गज का जो स्क्वायर फीट का जो है वो प्लॉट दिया, तो बेटी को जो है उसका 50% जो है वो दिया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि इक्वल पार्ट, ओके, यहाँ पर 50% दिया जाएगा। क्योंकि कारण भी बताया गया है कि जो सन जो होता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, पेरेंट्स की, उनकी मेडिसिन की, उनकी जो भी इशू होते हैं उन सबको रेगुलेट करता है, तो इसलिए उसको प्रॉपर्टी में ज़्यादा पार्ट जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फैमिली कपल है, मुस्लिम कपल जो है, उनके 3 गर्ल हैं, 3 डॉटर हैं, और अब वो चाहते हैं कि उनके जीते जी जो है उनकी प्रॉपर्टी उन्हें तीनों बच्चों में दे दी जाए। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, इस्लाम जो है वो ये बात बोलता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें आपके रिलेटिव्स, जो भी आपके ब्लड रिलेशन है, उनका भी हक होता है। तो यहाँ पर सजेशन ये बोला गया है कि देखो, जो मुस्लिम कम्युनिटी, इस्लाम जो है ना, उसमें भी कुछ सजेशन है। जैसे कि एक तो इस्लामिक लॉ के बेसिस पर जो है कपल क्या कर सकता है, वो कपल जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपनी फैमिली के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकता है। ये कर सकता है कि अपना
जो 3 बेटियां हैं उनमें से 2 जो है उनको इस इक्वल पार्ट दे और एक को जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया जा सकता है, या फिर वो अपने जीते जी जो है वो अपनी वसीयत जो है, विरासत जो है उसका कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। और यहाँ पर हिबा का ऑप्शन है, जिसमें अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, जो भी अपनी विरासत को लेकर के जो भी अपनी बात रखते हैं, तो अगर ये चीज़ कंप्लीट होती है तो उनकी डेथ के बाद में जो है डोनर ने जो भी अपनी विरासत जिस तरीके से रखी है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से जो भी एंजाइटी है, जो भी इनहेरिटेंस को लेकर के इशू है, उन सब को लेकर के यहाँ पर बात रखी गई है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं द हिंदू ये न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, हम डेली न्यूज़पेपर तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में अगर आप 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रद्युमन सर जो हैं वो आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स भी वो अपलोड कर रहे हैं, तो उन वीडियोज़ को भी जाकर के आप अपना सपोर्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। Okay, thank you.